एवरीवन, दिस इज शौर्य अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स स्पॉट और आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फ्योल स्पॉटिंग प्रिंसिपल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 6 प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड किए थे। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 8 प्रिंसिपल्स को समझेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप उसे जल्दी से जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलना। चलो समझते हैं 7th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब हुआ लेस इंपॉर्टेंस। मतलब सबऑर्डिनेशन का मतलब हुआ लेस इंपॉर्टेंस। इधर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस देनी है जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कौन से हुए? इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या हुआ? जो हमारे वन एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है। और जनरल इंटरेस्ट हो गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट या फिर ग्रुप का। तो हमने क्या किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? ग्रुप इंटरेस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हमने अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट लेना है और हमने उनको सैलरी देनी है कॉम्पिटिटर सैलरी। कॉम्पिटिटर सैलरी होगी कि जो मार्केट में जो रेट्स हैं उतनी या उससे थोड़ी सी ज्यादा, ये हुई कॉम्पिटिटर सैलरी। तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है कि हमने अचीव करना है मैक्सिमम आउटपुट और हमने देना कितना है? हमने देनी है कॉम्पिटिटर सैलरी। तो एक एम्प्लॉय है, वो कहता है कि नहीं, मुझे चाहिए मैक्सिमम सैलरी और मैं काम करूंगा लिमिटेड या फिर लीस्ट। तो फिर इस केस में हमने किसको इंटरेस्ट देना है? किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू दैट वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ओके, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा हमारी कोऑर्डिनेशन रहेगी हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट की और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट गोल्स की, क्योंकि हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? एक तो कोऑर्डिनेशन रहेगी और साथ ही साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होंगे। तो एडवांटेजेस, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। 8th प्रिंसिपल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स है, अथॉरिटी है, वो सिर्फ हमारी टॉप लेवल मैनेजर्स के पास ही होगी। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि जितने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, पावर है, उसको हमने डिस्पर्स कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने एम्प्लॉयज में कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो फ्योल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ही प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ना ही प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ना ही ये ज्यादा होनी चाहिए ना ही ये ज्यादा होनी चाहिए। अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, मतलब कि जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सिर्फ हमारे मैनेजर्स के पास है, तो छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी हमें उनके पास जाना पड़ेगा। अगर कुछ डिसीजंस को क्विक एक्शन चाहिए, उसके लिए भी हमें उनके पास जाके उनसे पहले डिस्कस करना है और फिर हम एक डिसीजन पे आएंगे। तो उससे क्या होगा? जो मेरी डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो जाएगी, मतलब कि क्विक नहीं रहेगी। दूसरी बात कि जितने भी मेरे सुपीरियर्स हैं उनका वर्कलोड बढ़ेगा कि छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी हमारे एम्प्लॉयज को हमारे पास आना पड़ेगा। अगर से हम डिसेंट्रलाइजेशन ले, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन है, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयज अपनी वजह से कोई भी डिसीजन ले सकेंगे, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेज हो सकते हैं। तो यही बात कह रहे हैं फ्योल कि ना ही प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ना ही प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को हम इतनी अथॉरिटी दे सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई डील करनी है अप टू 1 लाख रुपीज तो वो कर सकते हैं, उसमें उन्हें हमारे पास सुपीरियर्स पास आके डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि उनको हमारे पास आके डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई डील है जो क्रॉस करती है 50 लाख अबव या ज्यादा है इनसे, तो फिर उनको हमारे पास आना है और फिर उनको हम डिस्कशन करने की जरूरत है। तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होता है। क्या क्या फायदा है? एक,
क्विक डिसीजंस जो होंगे जल्दी जल्दी होंगे। जैसे 1 लाख रुपीज की डील है, हमें पता है मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, मैं ये ले सकता हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो मैं ले लूंगा, मुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे डिसीजंस डिले नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, क्विक। डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स के पास जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, उनको इन सब चीज़ों में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है जिसमें उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिनसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा जो कम्प्लेक्स सिचुएशंस है उसमें। थर्ड इज इट एनकरेजेस एंड मोटिवेट्स सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं कि उनको भी ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ हमारे मैनेजर्स जो है वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, वो इनकरेज होंगे और मोटिवेट होंगे। 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली एक लाइन है, एक फॉर्मल लाइन है हमारी अथॉरिटी की और कम्युनिकेशन की। तो फ्योल कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्केलर चेन होनी चाहिए, ये एक लाइन अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की होनी चाहिए कि अगर किसी ने भी किसी से बात करनी है तो उन्हें एक कॉमन पाथ फॉलो करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का एक पाथ है जो हमने बनाया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है उसी को फॉलो करना है और उसी के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होगी। एग्जाम्पल ये डायग्राम से समझेंगे, अगर आपको एक पॉइंट आता भी है स्केलर चेन का तो आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है। तो इस पे सपोज ई ने कम्युनिकेट करना है बी से, ठीक है, ई ने कम्युनिकेट करना है बी से, तो ई डायरेक्टली बी के पास जाके नहीं कम्युनिकेट कर सकते, ऐसे नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन में, हमें एक पाथ फॉलो करनी है, एक चेन फॉलो करनी है। तो ई पहले सी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे ये मैटर है, ये हमें डिस्कशन करनी है बी से। सी ए के पास जाएंगे और ए फिर बी को बताएंगे, फिर जो भी डिसीजन है या जो भी मैटर है बी दोबारा ए को बताएंगे, ए सी को, सी ई को। तो ऐसे ही हमारी पाथ जो है ये हमने फॉलो करनी है, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, एक पाथ को एक द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी फॉलो। अब सपोज कभी कभी इमरजेंसी की सिचुएशंस में सपोज जी को एफ से बात करनी है, तो जी इतना बड़ा पाथ फॉलो करे तो हमारा जो डिसीजन है वो कितना डिले हो जाएगा। तो इस केस में अगर सिर्फ इमरजेंसी हो, फिर कहते हैं कि सिर्फ इमरजेंसी हो तो हम गैंग प्लान का यूज कर सकते हैं। तो गैंग प्लान क्या है, एक शॉर्टर रूट है जो यूज कर सकते हैं। जैसे जी को अगर एफ से बात करनी है तो जी डायरेक्टली एफ से बात कर सकते हैं, ठीक है, जी ने डायरेक्टली एफ से बात की, इन्होंने खुद से बात की, और उसके बाद इमीडिएटली जैसी उनकी बात होगी या जो भी उनका काम था जैसे वो हुआ, वो इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करना है ई को, अपने सुपीरियर को, ठीक है। मतलब कि कोई भी डिसीजन होगा हम ले तो सकते हैं, लेकिन जो भी बात है कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसे नहीं, पर उनको इमीडिएटली अपने सुपीरियर को रिपोर्ट भी करना है। तो इस चीज का फायदा क्या है, जो कम्युनिकेशन का फ्लो है, जो पाथ हमने बनाया है, ये इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प क्या होगी, जो स्मूथ हमारे जो कम्युनिकेशन होगी ना वो स्मूथली फ्लो करेगी, कि कोई भी बात किसी के पास रहेगी। अब जैसे सपोज इनके बीच में कोई बात होती है और ये ई को पता ही नहीं है, ठीक है, फिर सी ने जाके ई से पूछा कि ये चीज हुई है ऐसा, ये बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं है, इन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन का फ्लो टूट जाएगा, राइट। तो देयर विल बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्केलर चेन। सेकंड पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। जी को पता है मेरे को किसको जाके बताना है, मेरा इमीडिएट सुपीरियर कौन है, ई मेरे इमीडिएट सुपीरियर है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक वन हेड, वन इंडिविजुअल वन हेड, राइट। तो जी के हेड कौन है, ई, जी ने इन्हीं को रिपोर्ट करना है, जी ने इन्हीं से आके बात करनी है और किसी से नहीं करनी, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड में मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। और थर्ड इज नो कम्युनिकेशन गैप, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, एक प्रॉपर फ्लो जी ई ई सी ए, कोई गैप आया नो। तो ये स्केलर चेन के फायदे हैं। 10th प्रिंसिपल इज ऑर्डर, क्वाइट सिंपल। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, दैट एवरीथिंग और पर्सन हैज अ प्लेस एंड एवरीथिंग और पर्सन शुड बी इन इट्स प्लेस, कि हर एक चीज की, हर एक एम्प्लॉय की एक जगह है और उसको उसी जगह में होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक रेस्टोरेंट में, सपोज किचन में जहाँ हम स्पैचुलास रखते हैं, जहाँ हम यूटेंसिल्स रखते हैं या जहाँ हम वेजिटेबल्स रखते हैं, अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो, कहीं इधर उधर हो, तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ को ढूंढने में। और सपोज हम एक एम्प्लॉय को किचन में रख देते हैं जबकि उसे कुकिंग करना आता ही नहीं है,
तो कितना हमारा वेस्ट हो गया, हमारे कितने सारे उसके एफर्ट्स वेस्ट हो गए, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं है ना, राइट। तो सिंपली इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ की, हर एक एम्प्लॉय की एक जगह है और उसको हमने उसी जगह पर रखना है। उससे क्या फ़ायदा है कि मेरे एफर्ट्स जो हैं उसको ढूंढने में वेस्ट नहीं होंगे, राइट। मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मेरे रिसोर्सेज जो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, क्योंकि जिसको खाना बनाना नहीं आ रहा मैं उसको किचन में नहीं रखूंगा, मैं इसको सिंपली कहीं और रखूंगा, सपोज वेटर हो गया, राइट। सेकेंड इज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मेरी जब वो चीज़ जहाँ पे है वहीं पर होनी चाहिए, तो उससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज। 11th प्रिंसिपल इज इक्विटी, दैट मीन्स इक्वालिटी। तो फ्योल कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमें उनको इक्वली ट्रीट करना है, हमने किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, उनकी कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गया, क्रीड हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, लैंग्वेज हो गया, हमने इनमें से किसी भी बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। तो इससे एडवांटेज क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनमें सेटिस्फैक्शन होगी, राइट, इट इम्प्रूव्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग देम, और सेकेंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। 12th पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इस पे हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एटलीस्ट कुछ रीजनेबल टाइम देना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो कुछ रिजल्ट शो कर सके। मतलब कि अगर हमने कोई एम्प्लॉय हायर किया है तो उसको जल्दी से ही टर्मिनेट करना या ट्रांसफर नहीं करना है, कुछ टाइम देना है ताकि हम देख सके कि वो क्या रिजल्ट्स लाते हैं, राइट। फ्योल कह रहे हैं कि पहली बार अगर आप कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हो तो अच्छे से सिलेक्शन प्रोसीजर से अच्छे से उसको हायर करो, ऐसे नहीं कोई भी ले लिया, और अगर लिया तो उसे कुछ देर तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहने दो। तो क्या कह रहे हैं हमारे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में, क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि हमने बहुत जल्दी ट्रांसफर कर रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। सेकेंड वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट। उनको कुछ टाइम तो देना ही है ना कि वो रिजल्ट शो करें। अगर हम ऐसे ही जल्दी उनकी हम टर्मिनेट कर दें एम्प्लॉयज को या उनको ट्रांसफर कर दें, उससे क्या होगा, जो बाकी रिमेनिंग एम्प्लॉयज हैं उनके बीच, उनके अंदर डर आ जाएगा, सिक्योरिटीज आएगी उनके मन में कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमें कभी भी निकाल सकती है, राइट। इससे पहले तो हम ही निकल जाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाते हैं जहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटी तो मिले एटलीस्ट, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से हमें बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं, एक तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और गुडविल बढ़ेगी, राइट। सो बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ माय फर्म, राइट। सेकेंड इज लेस एक्सपेंसेस और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बार मुझे सिलेक्शन प्रोसेस पे या रिक्रूटमेंट में पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, फ्री तो होती नहीं है ना, ऐसे ही राज होते तो हम किसी को उठा नहीं लेंगे, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के भी, पैसे तो लगते ही हैं, तो ये एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे अगर हम इतनी जल्दी नहीं करें। थर्ड इज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, जब उनके मन में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी, उनको लगेगा कि यार ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें इतनी जल्दी टर्मिनेट या हमें ट्रांसफर नहीं देंगे। तो जॉब सिक्योरिटी की जब आएगा उनके मन में कि हाँ मेरी जॉब जो है वो सिक्योर है इधर, तो उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है। 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब हुआ फर्स्ट स्टेप, कि जब कोई एम्प्लॉय किसी चीज के लिए फर्स्ट स्टेप ले रहा है तो उससे हमें लेने देना चाहिए। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय हमें आगे कुछ सजेशंस दे रहा है किसी भी चीज के रिलेटेड, तो हमने उसकी बात सुननी है और उससे मोटिवेट करना है। दैट मीन्स कि हमने इंकरेज करना है अपने एम्प्लॉयज को कि वो इनिशिएटिव ले, वो फर्स्ट स्टेप ले हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, राइट। हम कह रहे हैं कि वर्कर्स शुड बी इंकरेज फॉर सजेशंस, हमें इंकरेज करना है कि वो हमें आके सजेशंस दें। कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, कि हर एक कंपनी में एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज जो है वो हमें सजेशंस आके दें। लेकिन उन्होंने जो भी हमें सजेशंस देनी है वो ऐसी नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज या हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को ही चेंज कर दें, नहीं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देनी है। तो अगर वो ऐसा करेंगे, अगर हम उनकी बातें भी सुनेंगे और हम उनके सजेशंस मानेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या होगा कि हमारे एम्प्लॉयज में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। अच्छे सजेशंस लेके आएंगे,
और एम्प्लॉयज इंकरेज होंगे सजेशंस देने के लिए, है ना। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेल्स मैनेजर सजेशंस दे सकता है कि हम कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, प्रमोशनल टेक्निक्स लगा सकते हैं जिससे हम अपने कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करें। लेकिन उनकी जितनी भी सजेशंस होंगी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नहीं कि हमारी प्राइसिंग पॉलिसी को ही वो चेंज कर दे, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारे एम्प्लॉय सजेशन हमें दे सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं। एक तो हमारी एम्प्लॉयज के बीच में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। एम्प्लॉयज अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे कि हाँ हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और उनकी जो कमिटमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो भी इम्प्रूव होगी। लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट द कॉर्प्स। इसमें प्योर कहते हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी लानी है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट प्रमोट करनी है, और साथ साथ हार्मनी होनी चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। वो कह रहे हैं हम ये कैसे कर सकते हैं, अगर मैनेजर्स अपनी कम्युनिकेशन में अगर आई की जगह वी यूज करें, लाइक वी कैन डू दिस, वी विल अचीव दिस, वी हैव टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो उससे हमारी एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम उनको भी रेफर कर रहे हैं, हम वी बोल रहे हैं, नॉट आई कि हम मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, वी हम, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमने प्रमोट करनी है टीम स्पिरिट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे कर सकते हैं, यूज ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज कर सकते हैं टीम स्पिरिट को। उससे क्या होगा, हार्मनी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिटी आएगी, कोऑर्डिनेशन आएगी, सेंस ऑफ कोऑपरेशन आएगी, राइट। तो एडवांटेजेस क्या है, इट इंक्रीजेस इन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ऑल्सो बेटर एटमॉस्फेयर अमंग एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर।